दोस्तों, सीटेट या दूसरे राज्यों की टेट परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थी चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत पियाजे का नाम सुनते हैं। पियाजे की थ्योरी से 4-5 नंबर के सवाल किसी भी परीक्षा में पूछना एक आम बात है, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा के ऊपर जो कार्य किए गए हैं उनमें पियाजे का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम पियाजे की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। इंग्लिश में इसे पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा जाता है। दोस्तों, पियाजे एक ऐसा चिंतक है जिसने बाल मनोविज्ञान से संबंधित 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है, किंतु उन 4 चरणों में जाने से पूर्व हमें पियाजे के थ्योरी में शामिल कुछ मूलभूत बातों को समझना पड़ेगा। दोस्तों, पियाजे का मानना था कि मानव सहित सभी प्रजातियां 2 मूलभूत प्रवृत्तियों के साथ पैदा होती हैं, जिनमें एक है ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी है अडेप्टेशन। दोस्तों, पियाजे का ये मानना था कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो वो अपने अनुभवों से एक दुनिया का निर्माण करता है और इससे उसके दिमाग में कुछ ब्लॉक्स या स्ट्रक्चर बन जाते हैं जिसको पियाजे ने नाम दिया है स्कीमा। स्कीमा उस किसी भी बच्चे के दिमाग के वो ब्लॉक होते हैं जिसमें वो नए ज्ञान को समाहित करता है। इस प्रकार उसके दिमाग में जो ब्लॉक्स बन जाते हैं उसको पियाजे ने स्कीमा का नाम दिया है। और दूसरा है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का मतलब है वातावरण के साथ स्वयं को समायोजित करना। इस अडेप्टेशन के अंतर्गत दोस्तों 2 बातें शामिल हैं। पहला है एसिमिलेशन और दूसरा है एकोमोडेशन। दोस्तों, एसिमिलेशन का मतलब यह है कि अगर बच्चा कोई नई चीज पहली बार देखता है और इस नई चीज को वो पहले से अपने दिमाग में बने हुए स्कीमा के माध्यम से समझ जाता है तो ये एसिमिलेशन है। उदाहरण के लिए, एक बच्चा जिसने अब तक सिर्फ सफेद रंग का कुत्ता देखा है, अगर वो ब्राउन या वाइट कलर काले रंग का कुत्ता देखता है तो शुरुआत में वो देखता है कि ये कुत्ते जैसा दिख रहा है, लेकिन शायद कुत्ता है या नहीं ये उसको नहीं पता। लेकिन जब वो उसकी आवाज़ सुनता है तो वो समझता है कि हाँ, ये कुत्ता ही है, भले इसका रंग अलग है। इसका मतलब ये है कि कुत्ते की अवधारणा को वो अपने दिमाग में पहले से बने हुए कुत्ते वाले स्कीमा के माध्यम से समझ गया है, इसीलिए इसको एसिमिलेशन कहा जाएगा दोस्तों। जबकि एकोमोडेशन का मतलब ये होता है कि जो उसके दिमाग में पहले से ब्लॉक्स या स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, नई चीज को समझने के लिए वो उनका इस्तेमाल नहीं कर सकता या वो पर्याप्त नहीं है नई चीज को समझने के लिए, और उसके दिमाग में एक नया ब्लॉक बनाया जाता है। जो नया ब्लॉक बनने की प्रक्रिया होती है उसको एकोमोडेशन कहा जाता है। उदाहरण के लिए, एक बच्चा जिसने पहले से कुत्ते को देखा है और पहली बार वो बकरी को देखता है, जब वो बकरी को देखता है तो देखते ही वो अपने दिमाग में एक आइडिया बना लेता है कि ये तो कुत्ता है, लेकिन जब वो उसकी आवाज़ सुनता है तो उसको पता चलता है कि कुत्ता नहीं, ये तो और कुछ चीज़ है। इससे उसके दिमाग में एक नया स्कीमा बनता है जहां बकरी की अवधारणा समाहित हो जाती है। इस नई अवधारणा जो बनती है इसको कहा जाता है एकोमोडेशन। दोस्तों, पियाजे का ये मानना था कि मानव सहित सभी प्रजातियां इन 2 मूलभूत प्रवृत्तियों के साथ पैदा होती हैं और ये जन्मजात होती हैं। इसके अलावा पियाजे की थ्योरी में एक और महत्वपूर्ण चीज थी और वो है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है समायोजन की स्थिति में आ जाना। उदाहरण के लिए, जब बच्चा पहली बार बिल्ली को देखता है या बकरी को देखता है, कुत्ते को क्योंकि वो पहले से ही देख चुका है, तो जब पहली बार वो बकरी को या बिल्ली को देखता है तो उसके दिमाग में एक असहजता आ जाती है। उस असहजता के मिटने के बाद जब वो समझ जाता है कि ये कुत्ता नहीं बल्कि दूसरा जीव है जिसको बिल्ली या बकरी का नाम दिया गया है, तो उसका दिमाग वापस संतुलन की अवस्था में आ जाता है। इस संतुलन की अवस्था को कहा जाता है दोस्तों इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रेशन। दूसरी चीज जो इक्विलिब्रेशन से ही जुड़ी हुई है वो है डिस इक्विलिब्रियम या डिस इक्विलिब्रेशन।
दोस्तों पियाजे का ये मानना था कि जब पहली बार कोई नई चीज नवजात बच्चा देखता है तो उसके दिमाग में जो असहजता की स्थिति उत्पन्न होती है वह डिसइक्विलिब्रियम की अवस्था होती है, और जब वो डिसइक्विलिब्रियम की स्थिति समाप्त हो जाती है तो बच्चा वापस इक्विलिब्रेशन की स्थिति में आ जाता है। लेकिन दोस्तों ये जानना महत्वपूर्ण है कि पियाजे ने अपने सिद्धांत में इक्विलिब्रियम से ज़्यादा महत्व दिया है डिसइक्विलिब्रियम को, क्योंकि नए ज्ञान की संरचना में डिसइक्विलिब्रियम की ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि इक्विलिब्रियम तो ऐसी स्थिति है जहां वह सहज हो गया है और जो नया सीखना चाहता था वो या सीखा है उसको आत्मसात कर चुका है। लेकिन अगर उसका ज्ञान वहीं आकर रुक जाएगा तो वो कुछ भी नया नहीं सीख पाएगा। इसीलिए नया सीखने के लिए जरूरी है डिसइक्विलिब्रियम का होना। पियाजे का ये मानना था कि नए ज्ञान की संरचना में डिसइक्विलिब्रियम की ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है इक्विलिब्रेशन की अपेक्षा। इसके बाद पियाजे ने जो थ्योरी दी थी डेवलपमेंट की, उसमें उसने बाल विकास के 4 अवस्थाओं का वर्णन किया था। पहले मैं लिख देता हूं, उसके बाद आपको इन अवस्थाओं की प्रमुख विशेषताओं का जो पियाजे के हिसाब से महत्वपूर्ण है मैं अध्ययन कराऊंगा। दोस्तों ये जो नाम पियाजे ने दिए हैं ये इसकी टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में ही है, क्योंकि ये सिद्धांत मूल रूप से अंग्रेजी में लिखे गए थे। तो मैं आप लोगों से ये अनुरोध करूंगा और सजेस्ट भी आपको करूंगा कि आप इन शब्दों को या इन टर्म्स को इंग्लिश में ही पढ़ें। हिंदी में आप इनके मतलब को याद रखें, इनकी अवधारणा को याद रखें, परंतु शब्दों को या टर्म्स को आप एज इट इज इंग्लिश में ही याद रखें। दोस्तों पियाजे का ये मानना था कि बाल मनोविज्ञान की ये जो 4 अवस्थाएं हैं ये यूनिवर्सल हैं, अर्थात सार्वभौमिक है, और हर बच्चे को अपने जीवन में इन सिद्धांतों से रूबरू होना ही है। यानी कि हर बच्चा इन 4 अवस्थाओं से होकर गुजरेगा, ये उसने अपने सिद्धांत में निश्चित किया था। लेकिन उसका ये भी मानना था कि इसमें जो अवस्था है ये आगे पीछे हो सकती है। मतलब ये नहीं है कि प्री ऑपरेशनल जो चाइल्ड है वो 2 से 7 तक प्री ऑपरेशनल में ही रहेगा। ये अवस्थाएं ऊपर नीचे हो सकती हैं, वर्ष ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन इन 4 अवस्थाओं से हर विद्यार्थी को, हर बच्चे को अपनी शुरुआती वर्षों में होकर गुजरना ही पड़ेगा। ये पियाजे साहब का अपने सिद्धांत में मानना था। दोस्तों पहला जो चरण है उसको सेंसरी मोटर नाम दिया गया है। ये 0 से लेकर 2 वर्ष तक होती है जिंदगी में, शुरुआती वर्षों में। इस अवस्था की खासियत ये होती है दोस्तों कि इसमें बच्चा जो भी कुछ सीखता है वो अपनी सेंसेस यानी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। क्योंकि ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है इसीलिए इसको सेंसरी मोटर नाम दिया गया है। इसमें बच्चा वस्तुओं को छू कर देखता है, उनकी तरफ जाता है, उनको अपने मुंह में डालता है। पियाजे का ये मानना था कि सेंसरी मोटर स्टेज की इस अवस्था में 2 ऐसी महत्वपूर्ण विशेषताएं या घटनाएं होती हैं जो चाइल्ड डेवलपमेंट के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें पहला है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब वस्तु स्थायित्व। पियाजे का ये मानना था
कि 0 से 2 वर्ष की अवस्था का जो बच्चा होता है, हम अक्सर ये सोचते हैं कि जब उसके सामने किसी वस्तु के पीछे वो पड़ जाता है तो हम उससे वस्तु छिपा लेते हैं और बोल देते हैं कि वस्तु चिड़िया ले गई, कौवा ले गया। मतलब हम ये सोचते हैं कि बच्चा भूल गया। लेकिन पियाजे ने अपने सिद्धांत में दर्शाया है कि ऐसा नहीं है कि बच्चा भूल गया है। वो जानता है कि वस्तु तो है, लेकिन क्योंकि उसके दिमाग के स्कीमा या उसकी याददाश्त इतनी कमजोर होती है कि वो इस बात को ज़्यादा देर तक ध्यान नहीं रख पाता। लेकिन इस ध्यान ना रख पाने की अवस्था में भी वो जानता है कि वस्तु तो है ही, कोई चिड़िया नहीं गई है, कोई कौवा नहीं ले गया, वस्तु है। इसको ऑब्जेक्ट परमानेंस या वस्तु स्थायित्व कहा जाता है। और 2 से 2 वर्ष तक की अवस्था के बच्चों को इस बात की समझ होती है कि जो वस्तु उसको इस वक्त दिखाई नहीं दे रही है वो है, भले ही उसको दिखाई नहीं दे रही। दूसरा है गोल ओरिएंटेड एक्टिविटीज। यानी लक्ष्य आधारित गतिविधियां। दोस्तों, पियाजे का ये मानना था कि 0 से लेकर 2 वर्ष की अवस्था का जो बच्चा होता है उसकी गतिविधियां लक्ष्य आधारित हो जाती हैं। मतलब ये नहीं है कि उसकी गतिविधियों को कोई अर्थ नहीं है, जो काम वो कर रहा है उसका कोई अर्थ नहीं है, बल्कि उसकी गतिविधियां इतनी लक्ष्य आधारित हो जाती हैं कि अगर हम उसको एक ऐसे कमरे में ले जाएं जहां चारों तरफ खिलौने बिखरे हुए हैं, अब कौन से खिलौने को वो उठाएगा? वो उसी खिलौने को उठाएगा जिसके ऊपर उसकी नज़र है, जो वो उठाना चाहता है। बाकी खिलौने से उसका कोई लेना देना नहीं है, या उनसे वो प्रभावित भी नहीं होगा। उसकी नज़र जिस खिलौने पे है वो उसी को उठाएगा। इसी बात को पियाजे साहब ने नाम दिया है लक्ष्य आधारित गतिविधियां। अक्सर हम सोचते हैं कि 2 वर्ष तक की अवस्था का बच्चा क्या जानता होगा, उसकी गतिविधियों का कोई अर्थ नहीं है, कुछ भी चीज़ उठा लेता है। लेकिन ऐसा नहीं है। पियाजे ने दर्शाया है कि उसकी गतिविधियां बहुत लक्ष्य आधारित होती हैं। इतनी सारी चीज़ों के बावजूद वो उसी चीज़ को उठाएगा जिसको वो उठाना चाहता है, जिसके ऊपर उसका ध्यान है। इसी चीज़ को उसने नाम दिया है लक्ष्य आधारित गतिविधियां। इसके बाद बच्चा दूसरी चरण में प्रवेश करता है, जिसको नाम दिया गया है प्री ऑपरेशनल चाइल्ड। ये 2 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था होती है और इसमें बहुत सारी परिघटनाएं ऐसी होती हैं जिससे बच्चे को रूबरू होना पड़ता है। दोस्तों, इसमें पहली जो बात है वो है सिंक्रेटिक रीजनिंग। सिंक्रेटिक रीजनिंग का मतलब दोस्तों ये है कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था का बच्चा वस्तुओं को वर्गीकृत करने लगता है, क्लासिफिकेशन करने लगता है वस्तुओं का। लेकिन क्लासिफिकेशन एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 आधार पर कर सकता है। उदाहरण के लिए एक बच्चे को कुछ गुड़िया दी गई और कुछ खिलौना कार दी गई। अब हम उसको वर्गीकृत करने के लिए कहें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ये करेगा कि सारी गुड़ियाओं को एक साथ रख देगा और सारी जो खिलौना कार हैं, टॉयज कार, उनको एक साथ रख देगा। या इससे भी ज़्यादा वो ये काम करेगा कि लाल रंग की गुड़िया को लाल रंग की कार के साथ रख देगा और हरे रंग की गुड़िया को हरे रंग की कार के साथ रख देगा। इस चीज़ को नाम दिया गया है सिंक्रेटिक रीजनिंग, जिसमें बच्चा एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 आधारों पर वस्तुओं का वर्गीकरण करने लगता है। इसके बाद दोस्तों, इसी अवस्था में एक और चीज होती है सीमियोटिक रीजनिंग। या रीजनिंग। सीमियोटिक थिंकिंग या सीमियोटिक रीजनिंग का मतलब यह है कि बच्चा अब विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से अपनी बातों को कहने में सक्षम हो जाता है। उदाहरण के लिए इशारे करने लगता है, जेस्चर्स करने लगता है, अभिव्यक्ति करने लगता है और
इसके माध्यम से वो अपनी बातों को समझा देता है। उदाहरण के लिए जब प्री ऑपरेशनल चाइल्ड का जो बच्चा है उसको पानी चाहिए होता है तो वो मम कहना लगता है। मम से उसका मतलब ये होता है कि उसको प्यास लगी है और उसको पानी चाहिए। जबकि इससे पहले जो सेंसरी मोटर स्टेज का बच्चा होता है, जब उसको प्यास लगती है तो वो सिर्फ रोने लगता है। रोने के अलावा वो कुछ काम नहीं करता। माँ बाप उसको अपने अंदाजे से पानी पिलाते हैं या दूध पिलाते हैं। लेकिन प्री ऑपरेशनल चाइल्ड में आकर बच्चा अनेक तरीके से अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने लगता है। इसी बात को नाम दिया गया है सीमियोटिक रीजनिंग। दोस्तों, प्याजे, वाइगोत्स्की और चॉम्स्की जैसे लोगों का मानना है कि 2 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था में बच्चों की शब्दावली में 200 से लेकर 2000 शब्दों का आकलन समाहित हो जाता है। मतलब इतने शब्दों को वो सीख जाता है बच्चा। इस अवस्था की एक अन्य विशेषता है दोस्तों, रिवर्सिबल थिंकिंग का अभाव। लैक ऑफ रिवर्सिबल थिंकिंग का मतलब दोस्तों ये है कि वो वापस किसी चीज को नहीं सोच पाता है। उदाहरण के लिए जिस मिट्टी से घड़ा बनाया गया है, उस घड़े को तोड़कर वही मिट्टी उतनी ही मात्रा में प्राप्त की जा सकती है। इस बात का उस बच्चे को कोई अंदाजा नहीं होता। इसी बात को जो नाम दिया गया है प्याजे साहब के द्वारा, वो है रिवर्सिबल थिंकिंग। इसका क्योंकि प्री ऑपरेशनल चाइल्ड में अभाव होता है, इसीलिए उसको इस बात की कोई समझ नहीं होती कि जिस मिट्टी से घड़ा बनाया गया है उसी घड़े को तोड़कर वही मिट्टी उतनी मात्रा में प्राप्त की जा सकती है। इसका उस बच्चे को कोई ज्ञान नहीं होता। दूसरा है लैक ऑफ कंजर्वेशन। लैक ऑफ कंजर्वेशन का मतलब दोस्तों ये है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा ये नहीं जानता है कि एक दिशा में किया गया परिवर्तन दूसरी दिशा में परिवर्तन को दिखाता है। उदाहरण के लिए 2 गिलास हैं पानी के और दोनों में एक जितना पानी भरा हुआ है, लेकिन उनका पानी अब 2 अलग गिलासों में भरा जाता है। एक थोड़ा चौड़ा है और एक लंबा है। जब दोनों गिलासों का पानी इन बर्तनों में डाल दिया जाता है और बच्चे से पूछा जाता है कि अब बताओ कि किस में पानी ज़्यादा है, तो वो कहेगा कि इसमें पानी ज़्यादा है क्योंकि इसमें पानी ऊपर तक आ गया है। वो ये नहीं देखता कि इसका आकार नैरो है इसीलिए इसमें पानी ऊपर तक आ गया है। बस वो ये जानता है कि इसमें ऊपर तक आ गया है पानी, इसीलिए इसमें पानी ज़्यादा है। इसको नाम दिया गया है लैक ऑफ कंजर्वेशन। दोस्तों, प्याजे साहब के अनुसार ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस अवस्था में बच्चा सिर्फ एक ही दिशा में सोचता है। और एक ही दिशा में सोचने के कारण वो ये नहीं देख पाता है कि दूसरा वाला बर्तन चौड़ाई में ज़्यादा है इसीलिए पानी नीचे तक रह गया है, ये वाला बर्तन थोड़ा नैरो साइज का इसलिए इसमें पानी ऊपर तक आ गया है। इस बात को वो नहीं देख पाता। इसमें सिर्फ वो ऊंचाई वाली अवधारणा को देख रहा है, इसीलिए वो मानता है कि इसमें पानी ज़्यादा है। इस चीज़ को लैक ऑफ कंजर्वेशन कहा गया है। दूसरा है दोस्तों, इसी अवस्था में एक अन्य विशेषता होती है बच्चों की सोच की, उसको कहा जाता है ईगोसेंट्रिज्म। दोस्तों, ईगो का मतलब हम लोग अक्सर ये सोचते हैं स्वार्थी हो जाना, लेकिन प्याजे साहब के हिसाब से इस ईगोसेंट्रिज्म का मतलब ये नहीं है। ईगोसेंट्रिज्म का मतलब प्याजे साहब के हिसाब से ये है कि बच्चा, इस अवस्था का बच्चा, प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो बच्चा खुद महसूस करता है वो ये सोचता है कि यही बातें उसकी उम्र के बाकी सारे बच्चे अनुभव करते हैं। उदाहरण के लिए अगर वो कुत्ते से डरता है तो वो ये मानता है कि उसकी उम्र के सारे बच्चे कुत्ते से डरते हैं। क्योंकि वो खुद डरता है तो मान लेता है कि उसकी उम्र के सारे बच्चे कुत्ते से डरते हैं। इस चीज को प्याजे साहब ने नाम दिया है ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म को भाषा के आधार पर भी देखा जा सकता है।
प्याजे साहब का ये मानना था कि प्री ऑपरेशनल चाइल्ड जो होता है वो भाषा के आधार पर भी ईगोसेंट्रिक होता है, क्योंकि अगर वो ग्रुप में होता है तब भी वो अपनी ही बातें बोलता रहता है, भले ये देखे हुए कि उसकी बातें कोई दूसरा बच्चा सुन भी रहा है या नहीं। वो अपनी बातें बोल रहा है और वो सोचता है कि सारे बच्चे उसकी बात सुन रहे हैं, चाहे उसकी बात सुन रहे हैं या नहीं। इस बात को नाम दिया गया है ईगोसेंट्रिज्म, और इसको उन्होंने एक अलग शब्द के साथ पुकारा है, कलेक्टिव मोनोलॉग। कलेक्टिव मोनोलॉग मतलब ऐसी अवधारणा जिसमें बच्चा समूह में होते हुए भी अपनी बात करता है और वो मानता है कि सारे लोग उसकी बात सुन रहे हैं, या बिना ये देखे कि कोई उसकी बात को सुन भी रहा है या नहीं, वो अपनी बातों को लगातार बोलता रहता है। इसके अलावा इसी अवस्था की एक दूसरी विशेषता होती है दोस्तों, एनिमिस्टिक थिंकिंग। दोस्तों एनिमिस्टिक थिंकिंग का मतलब ये होता है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव मानने लगता है। उदाहरण के लिए जब वो देखता है कि वो जहां भी जाता है सूरज भी वहीं आ जाता है, चांद भी वहीं आ जाता है, तारे भी वहीं आ जाते हैं, तो उसको ये लगता है कि चांद तारे ये सारे जीवित हैं, क्योंकि बच्चा खुद जहां जाता है ये सारी चीजें उसके साथ वहीं चली जाती हैं, इसीलिए वो उनको जीवित मानने लगता है। इस अवस्था को नाम दिया गया है, इस अवधारणा को नाम दिया गया है एनिमिस्टिक थिंकिंग। इसके अलावा एक बार बच्चा देखता है कि ओवन में जो केक बनाने वाली मशीन होती है कुछ आटा डाला जाता है और उसमें से केक तैयार होकर निकल जाता है, तो बच्चा ये सोचने लगता है कि ये तो भाई जिंदा है मशीन, क्योंकि इसमें आटा डालो तो ये केक बनाकर भेज देती है, इसीलिए वो ओवन को सजीव मानने लगता है। इस अवस्था को दोस्तों नाम दिया गया है कलेक्टिव मोनोलॉग। इसके अलावा इस अवस्था की एक अन्य विशेषता ये होती है दोस्तों, ट्रांसडक्टिव थिंकिंग। ट्रांसडक्टिव थिंकिंग का मतलब होता है देखते ही अनुमान कोई निर्णय ले लेना। दोस्तों ये ट्रांसडक्टिव थिंकिंग आमतौर पर या ज़्यादातर बच्चों को गलत निष्कर्षों पर ले जाती है। जैसे वो छोटा बच्चा जिसने अब तक सिर्फ कुत्ते को देखा है, पहली बार बिल्ली को देखता है या बकरी को देखता है तो मान लेता है कि कुत्ता है, जब तक कि वो उसकी आवाज़ को नहीं सुन लेता, और क्योंकि उसको कुत्ता मान लेता है, लेकिन जब उसकी आवाज़ को सुनता है तो मानता है कि नहीं भाई ये तो कोई दूसरी चीज़ है। इस चीज़ को नाम दिया गया है ट्रांसडक्टिव थिंकिंग। दोस्तों ट्रांसडक्टिव थिंकिंग बच्चे को ज़्यादातर अधिकांशतः गलत निष्कर्षों पर ले जाती है। ये दूसरी अवस्था थी दोस्तों जिसका नाम था प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष की अवस्था तक रहती है। इसके बाद बच्चा तीसरी अवस्था में प्रवेश करता है जिसको कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। दोस्तों ये 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक होती है, और इसमें एक के बाद एक ऐसी बातें होती हैं जो जिनका प्री ऑपरेशनल स्टेज में अभाव था, लेकिन अब इस स्थिति में आकर वो सारी चीज़ें दूर होने लगती हैं। उदाहरण के लिए अब बच्चा ये समझने लगता है कि अगर वस्तु की मात्रा में ना तो कुछ जोड़ा गया है और ना ही कुछ लिया गया है, उसमें ना तो लिया गया है ना ही जोड़ा गया है, तो वस्तु की मात्रा पहले जैसी रहेगी। पानी के 2 गिलास वाली अवस्था। इसमें पहली अवस्था में उसने क्या माना था, उसमें उसने ये माना था कि क्योंकि पानी ऊपर तक आ गया है इसीलिए इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है। लेकिन इसमें कंक्रीट ऑपरेशनल स्थिति में आकर वो ये देखने लगता है कि क्योंकि पानी में ना तो कुछ डाला गया है और ना ही उसमें से एक बूंद पानी लिया गया है, तो पानी की अवस्था या पानी की मात्रा वैसी ही रहेगी, भले ही वो ऊपर तक आ गया है। और इसका कारण ये है कि उस गिलास का आकार अलग तरीके का, इसीलिए उसमें पानी ऊपर तक आ गया है। इसकी समझ क्योंकि उसके पास आ गई है, अब इसको कहा जाता है कंपनसेशन।
इस कंपनसेशन का मतलब ये है दोस्तों कि अगर वस्तु की मात्रा में ना तो कुछ जोड़ा गया है और ना ही उसमें से कुछ लिया गया है तो वस्तु की मात्रा एक जैसी रहेगी। दूसरा, क्योंकि प्री ऑपरेशनल चाइल्ड की सोच में रिवर्सिबल थिंकिंग का अभाव था, लेकिन इसमें उसमें इस अवस्था में आकर उसके सामने रिवर्सिबल थिंकिंग उसकी सोच में आ जाती है। उदाहरण के लिए वो जानता है कि जिस मिट्टी से घड़ा बनाया गया है उसी घड़े को तोड़कर वही मिट्टी उतनी मात्रा में वापस प्राप्त की जा सकती है। इस बात को नाम दिया गया है रिवर्सिबल थिंकिंग। दोस्तों, इसी अवस्था में एक बात और आती है और वो है सीरिएशन, क्रम व्यवस्था। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आकर बच्चा वस्तुओं को क्रम के हिसाब से लगाना सीख जाता है। वो 1, 2, 3, 4, 5 इनको क्रम के आधार पर लगाना सीख जाता है। वो जानता है कि 1 2 से छोटा है, 3 से छोटा है, और 3 2 से बड़ा है, 1 से भी बड़ा है। 3 और 2 अगर उसके सामने रखा जाए तो वो बोलेगा कि 3 बड़ा है 1 से, भले ही इसके बीच में 2 को शामिल नहीं किया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोस्तों इस अवस्था में आकर, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आकर बच्चा सीख जाता है वस्तुओं को क्रम से लगाना। लेकिन दोस्तों प्याजे साहब का ये मानना था कि कंक्रीट ऑपरेशनल चाइल्ड जो दिमागी आधार पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को करने लगता है, वो वस्तुओं के बारे में अनुमान तभी तक लगा सकता है जब तक कि वो वस्तु उसके सामने भौतिक रूप से उपलब्ध है। मतलब फिजिकल प्रेजेंस। अगर बच्चे से किसी बारे में उसके विचार जानने चाहें, उसके अनुभवों को जानना चाहे तो वो बताएगा बिल्कुल, लेकिन वो बता तक पाएगा जब तक कि वो वस्तु उसके सामने उपस्थित है। अगर वो वस्तु उसके सामने उपस्थित नहीं है तो वो बता नहीं पाएगा। ऐसा प्याजे साहब का मानना था। इसीलिए उनका मानना था कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आकर भी बच्चे की सोच में यह अभाव रहता है कि वो वस्तु के बारे में अपने विचार तभी तक प्रकट कर सकता है जब तक कि वो वस्तु उसके सामने भौतिक रूप से उपलब्ध है। इसके बाद दोस्तों बच्चा चौथी अवस्था में प्रवेश करता है जिसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। ये 11 वर्ष से लेकर एडल्ट ईयर्स तक जारी रहती है। इस स्थिति में आकर बच्चे की जो सोच होती है दोस्तों वो हाइपो डिडक्टिव बन जाती है। हाइपो डिडक्टिव थिंकिंग का मतलब दोस्तों ये है कि इस अवस्था में आकर बच्चा सिर्फ एक ही प्रकार के परिणाम तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि वो अलग अलग तरीके से किसी भी स्थिति को, कभी किसी भी वस्तु के बारे में अनुमान प्राप्त करना चाहता है और अलग अलग तरीके से वस्तु को कर देखना चाहता है। उदाहरण के लिए जब बच्चे को मैथ पढ़ाया जाता है तो उसको ये बताया जाता है कि मान लीजिए ऐसा है, हालांकि वस्तु उसके पास है नहीं, ना ही वो स्थिति उसके सामने है, परंतु फिर भी वो उसको मानकर करता है। इस स्थिति को नाम दिया गया है हाइपो डिडक्टिव थिंकिंग। इसके अंतर्गत प्याजे साहब का यह मानना था कि इसमें बच्चा एक ही चीज पर अलग अलग तरीके से, अनेक तरीके से अपने विचारों को, परिणामों को जानने का प्रयास करता है और फॉर्मल स्टेज में आकर ये सारी विशेषताएं बच्चे की सोच में शामिल हो जाती हैं। तो दोस्तों अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में प्याजे साहब ने जो ये 4 अवस्थाएं दी हैं उसमें उनका मानना था कि ये यूनिवर्सल स्टेजेस हैं और इससे हर बच्चे को
गुजरना ही है। ये हो सकता है कि वर्षों में थोड़ी तब्दीली हो, परंतु एक के बाद एक हर वर्ष बच्चे को इससे गुजरना ही है, इसीलिए ये यूनिवर्सल स्टेजेस हैं। तो दोस्तों ये था पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि बच्चे किस तरीके से सोचना प्रारंभ करते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। याद रखिए जितनी ज़रूरत आपको है उतनी ही ज़रूरत दूसरे लोगों को भी हो सकती है, इसीलिए एक दूसरे की हिम्मत बने, सहारा बने।